लेकिन सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में क्या कुछ किया। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हम देख रहे हैं लगातार एफआईएस का भरोसा जो है भारतीय बाजार से हटता हुआ नजर आ रहा है। एफआईएस की कैश मार्केट में एक बड़ी सेलिंग हम देख चुके हैं। यहां पर 3,948 करोड़ की बिकवाली सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 4,143 करोड़ की खरीदारी की। ऑफकोर्स जितनी एफआईएस कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक खरीदारी का ट्रेंड नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर वायदा बाजार की बात करेंगे, 733 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने की है। करीब 3,650 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस में आती हुई देखने को मिली है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, डीआईएस ने कैश मार्केट में की है खरीदारी, और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से अगर इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स देखें, वहां पर बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने खरीदारी का रुख दिखाया है। लेकिन चलिए, अब ये तमाम संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। विदेशी बाजार के संकेत आप देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन तनाव का कह सकते हैं फिर से हफ्ता जो शुरू हुआ है वो और ज्यादा अब स्ट्रेस्ड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्थिति फिलहाल संभलती हुई नहीं दिख रही। इन तमाम चीजों का असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ता हुआ दिखेगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और इसी की अब लगातार हम कोशिश करते हैं कि अब हर लेवल पर, हर ट्रिगर पर भारतीय बाजार जैसे ही रिएक्ट करते हैं, आपको तमाम व्यूज एक्सपर्ट्स की तरफ से भी लगातार मिलते हुए दिखे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे हों आपके साथ, और वो भी हर लेवल पर ट्रेड कैसे लेना है वो भी ट्रेडर्स को बताएं। चलिए, हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से ट्रिगर्स यहाँ नजर आ रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, शुरुआती संकेत आपको आज बुधवार के सेशन में कैसे दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, डेफिनेटली मार्केट में जो टेंशन है वो इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल संकेत हमें देखने को मिले लास्ट 2 दिनों में, जिस तरीके से यूएस मार्केट में ट्रेडिंग हुआ, और जिस तरीके से कल हमने एक भारी गिरावट वहां पे आती हुई देखी यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते, और दूसरी साइड हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस और जितने भी कच्चे तेल के प्राइसेस हैं वो लाइफ टाइम हाई पे चलते हुए हमें दिखे हैं। और जिस तरीके से यह पूरा मूड और माहौल मार्केट में सेट हो रहा है, ये काफी ज्यादा सेंटिमेंटली मार्केट को इफेक्ट करेगा। डेफिनेटली हम आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने जा रहे हैं। अगर हम अभी एसजीएक्स निफ्टी जिस तरीके से ट्रैक हो रही है, अगर उन लेवल्स को देखें तो निफ्टी के लिए मानसी मुझे लगता है कि 16,550 एक अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इन्हीं लेवल्स पे खुलते हैं तो 16,550 एक सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट बनेगा। उसके नीचे 16,450 और 16,380 ये कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं जो मार्केट को यहाँ से आप एक टर्निंग देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड जर्नी स्टिल 16,700 एक बड़ा हर्डल बन के बैठा रहेगा। 16,850 और 17,000 ये बड़े रेजिस्टेंस लेवल आपको निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे। अब सिमिलरली अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो वहां पे भी आपको चीजें इंटेंसिफाई होती हुई दिखेंगी, और जिस तरीके से हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है वहां पे भी मुझे लगता है 36,000 सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। उसके नीचे 35,880 और 35,600 ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स, आपको सपोर्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर प्ले करते हुए दिखेंगे। ऑन द अपसाइड 36,300, 36,500 एंड 36,800 ये लेवल्स रहेंगे जो कि रेजिस्टेंस यानी कि हर्डल की तरह काम करेंगे ऑन दी अपसाइड जर्नी ऑफ बैंक निफ्टी। तो क्लियरली एक गैप डाउन ओपनिंग के पूरे आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल, इन स्थिति में, इस सिचुएशन में डोमेस्टिक मार्केट्स में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या अपनाया जाए? डेफिनेटली मानसी, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको मार्केट में आते हुए दिखेंगे, पर सभी निवेशकों के लिए एक कॉशियस मोड हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग जो भी ट्रेड लें, अपने अपने स्टॉप लॉसेस का बहुत ध्यान रखें। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती हुई दिख सकती है, तो इसलिए कॉशियस हमें रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन सारे जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसके चलते कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मानसी जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को अभी तक ब्रीच नहीं किया है इस उतार चढ़ाव में। सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वेदांता रहेगा मेटल सेक्टर से, जहां हमने देखा है कि मेटल्स में काफी अच्छी डिमांड है, और उसी के चलते अभी यूक्रेन और रशिया के चलते मेटल्स और एल्यूमिनियम कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा इंडिया के अंदर। इसमें सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वेदांता लिमिटेड को रखा है मैंने।
जिसकी क्लोजिंग हमें 380 रुपए में मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ी ब्रेक हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पे, और इस बड़ी हैवी वॉलेटिलिटी के अंदर भी हमने देखा है कि वेदांता में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे वेदांता पे मेरा फोकस रहेगा, जहाँ पे 380 की क्लोजिंग मिली थी, तो हल्का सा अगर आपको डिक्लाइन मिलता है 374 375 लेवल्स पे, तो वो एक अच्छे बाइंग लेवल रहेंगे। टारगेट रहेगा 400 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 367 रुपीज का। दूसरा सिलेक्शन मानसी मैंने रखा है शुगर क्षेत्र से, जहां सिलेक्शन है मेरा बलरामपुर चीनी, जिसकी क्लोजिंग हमें 397 के पास में देखने को मिली थी। देखिए इस अनसर्टेन टाइम्स में भी मानसी कुछ ये जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स को नहीं ब्रीच किया है, उनमें से एक बलरामपुर चीनी भी है, जिसने अपनी क्लोजिंग 397 पे दी है और अपनी ये पोजीशन 100 डेमा के ऊपर बैठ के दी है और अपने 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ बिल्टअप होती हुई दिख रही है, इसलिए टारगेट लेवल जो रखे गए हैं वो 415 से 420 के हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 380 का है। ये स्टॉक अगर आपको 390 392 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग एंट्री पॉइंट बन सकती है। क्लियरली राहुल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। बाजार पर आपका आउटलुक और इस कॉशियस ट्रेंड में भी बाजार पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में बताने के लिए। तो क्लियरली दो स्टॉक्स हैं राहुल की तरफ से। वेदांता पर खरीदारी के मौके 400 के टारगेट्स को मान के चले, 367 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। वहीं बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है, 415 पहला टारगेट, उसके बाद 420 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। 380 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। कुछ तमाम स्टॉक्स जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच नहीं किया, जिसके चलते अब भी एक अट्रैक्टिव बेट के तौर पर साबित होते हुए दिख सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक राय। लेकिन फरवरी ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए हमने कल देखे, आंकड़े कैसे रहे इसकी पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद हैं शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे आते हुए दिखे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो ओवरऑल जो है थोड़ी मिक्स्ड सेट ऑफ ट्रेंड्स देखने मिल रहा है, लेकिन जो फरवरी के ऑटो सेल्स हैं उस पर फोकस करते हैं तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स रहेगा फोकस में। और यहाँ पे M&M ऑटोमोटिव के जो मंथ ऑन मंथ आंकड़े देखे वो लगभग 16% का ग्रोथ दिखने मिला और ये अनुमान के ऊपर है। ऑलमोस्ट 54,455 यूनिट्स का जो आंकड़ा था जो M&M के आपके ऑटोमोटिव सेगमेंट में था। हालांकि टाटा मोटर्स का पैसेंजर्स व्हीकल और मारुति का, इन दोनों के जो आंकड़े आए हैं वो लगभग जो है एस्टिमेट्स के मुताबिक आए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो फ्लैटिश ग्रोथ जो है इन दोनों कंपनीज के मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने मिले थे। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो है फोकस रहेगा आइशर मोटर्स की VECV पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 8% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला और ये अनुमान के जो है इन लाइन आए हैं। हालांकि टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स है यहाँ पे जो है एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। ऑलमोस्ट 37,552 यूनिट्स का जो है इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया गया है। अशोक लीलैंड का हालांकि थोड़ी सी सपाट रही है, 5% का मंथ ऑन मंथ बेसिस ग्रोथ रहा है, लेकिन वो अनुमान के मुताबिक आया है। टू व्हीलर सेगमेंट में जो है थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है। आप देख सकते हैं आइशर मोटर्स और TVS मोटर्स है, यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड जो आइशर मोटर्स की ब्रांड है, तो ये दोनों जो उनके आंकड़े आए हैं मंथली वो ऑलमोस्ट जो है 59,160 यूनिट्स का है और TVS मोटर्स का ऑलमोस्ट 2,81,714 यूनिट्स का। ये दोनों आंकड़े फरवरी के जो इन लाइन आए एस्टिमेट्स के। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प में स्पेशली जो रूरल प्रेशर देखने मिल रहा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स देखने मिल रहा है, उसके कारण 6% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है आपका जो है इम्पैक्ट देखने मिला है। ट्रैक्टर्स में जो है हालांकि दोनों ट्रैक्टर्स ले लीजिए, M&M ट्रैक्टर्स ले लीजिए, एस्कॉट्स ले लीजिए, दोनों जो है अनुमान के जो है कम नंबर्स आए हैं। और अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उन्होंने हाईएस्ट एवर SUV वॉल्यूम पे जो है सेल्स जो है क्लॉक इन की है, ऑलमोस्ट 27,551 व्हीकल्स पे। और M&M एग्री जो है उनका सेगमेंट, वहाँ पे जो है एग्री सेगमेंट थोड़ी प्रॉमिसिंग ज़रूर रखती है, जैसे कि रबी सोइंग सीज़न आने वाली आगे। मारुति सुजुकी के जो एक्सपोर्ट्स है वो एकदम लाइफ टाइम हाई पे आए हैं, ऑलमोस्ट 24,021 यूनिट्स पे। और TVS मोटर्स का जो है एक तरह से कॉशियस स्टेटमेंट आया है, स्पेशली सेमीकंडक्टर सप्लाई के ऊपर। हीरो मोटो कह रहे हैं कि एक जो है एक अच्छी डिमांड रिवाइवल एक्सपेक्ट हो सकती है अगले आने वाले महीनों में। और आखिर में एस्कॉट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे उन्होंने कहा है कि सेल्स का इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि एक हाई बेस था पिछले साल, इन्फ्लेशन के कारण जो है प्राइस हाइक्स देखने मिली है और इन्वेंट्री लेवल भी अभी ज़्यादा है, तो उसके कारण जो है आपके जो फार्म इक्विपमेंट स्पेस है उन पे जो है दबाव देखने मिली है। शरद, शुक्रिया ऑटो बिक्री के यहाँ पर आंकड़े हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर अगर देखें
ऑटो बिक्री के आंकड़े आने से पहले अनुमान भी हम आपको बता रहे थे। और अगर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की चाल को समझने की कोशिश करें, वहां पर एक कॉशियसनेस जरूर देखने को मिली थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 74 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ वहां पर ट्रेड करता हुआ दिखा। बहरहाल ऑटो बिक्री के आंकड़े तो हमने देखे और इसका इम्पैक्ट ऑटो स्पेस पर कैसा पड़ता है ये देखना होगा आज। लेकिन चलिए ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी शरद से जान लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले एवरेडी फोकस में रहने वाला है। और एवरेडी अब बात करें तो डाबर के जो प्रमोटर्स हैं, वो आपकी जो बर्मन फैमिली है, वो एक ओपन ऑफर करने वाले हैं। वो लगभग 26% स्टेक का जो एक ओपन ऑफर होने वाला है और जो प्राइस है लगभग 320 रुपये प्रति शेयर पे है। अब ये प्राइस जो है डिस्काउंट पे है 15% मार्केट का, और लगभग 605 करोड़ रुपए का जो है ये ऑफर का जो है टोटल वैल्यू रहने वाला है। अभी पूरा देखा जाए तो 25% स्टेक बर्मन फैमिली का ऑलरेडी है, इसके कारण ये ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक को देखने के लिए आज दिन के ट्रेड में। पैनाशिया बायोटेक रहेगा फोकस में। यहाँ पे अपनी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बिजनेस है वो जो है बेचने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा को। जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू वो ऑलमोस्ट 1872 करोड़ पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है कि वो डेट फ्री हो और इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा प्रेजेंस बढ़े। वेदांत फैशंस जो रिसेंटली लिस्टेड हुए, उनके अच्छे नतीजे आए हैं। आपके जो है रेवेन्यू में लगभग 28% का उछाल देखने मिला है और प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं 24% साल दर साल जो है एक अच्छा इंपैक्ट देखने मिला है। तो स्टॉक पे पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है। और डीएलएफ भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे कंपनी ने जो है एक नई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो चेन्नई में है वो लॉन्च करने का ऐलान किया है और लगभग 700 करोड़ का इन्फ्लो अगले 18 महीने में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स जो रियल एस्टेट के एक और न्यूज़ आ रही है कि वहाँ ने एक एग्रीमेंट की है कि वो अपनी सारी स्टेक एक जेवी है कनाडा पेंशन प्लान में, उसमें वो बेचेंगे और जो ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 1900 करोड़ का है। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रियल एस्टेट स्पेस में आ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज़ में मैनेजमेंट रिजेक्ट हुई है, जहाँ पे सुंदर जनमल जो है एमडी के जगह रेजिग्नेशन कर दी और अब वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले हैं। उनके जगह मिस्टर वीएस गणेश जो है ईडी और सीईओ बनने वाले हैं। लुपिन भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे जो है उन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, सेवलमर हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। तो ये जो प्रोडक्ट होगी नागपुर में मैन्युफैक्चर होने वाली है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और मॉइल आप कह सकते हैं कि अपनी जो सारे फेरो ग्रेड्स के जो मैंगनीज ओर हैं सब में लगभग 15% का जो है एक टाइप से ग्रोथ का जो है अनुमान कर रहे हैं, जो दाम बढ़ाने वाले हैं 1 तारीख से। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉइल ले लीजिए, हार्ड एसेट्स ले लीजिए, ये सारे एसेट्स में जो एक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल कंडीशंस तो उसको कह ही रहे हैं कि आपके हार्ड कमोडिटीज़ पे फोकस रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट स्पेस में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने मिले हैं और कुछ जो है मिड कैप स्मॉल कैप में जो डील अनाउंसमेंट्स देखने मिले हैं। शायद शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो क्लियरली रियल एस्टेट स्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के चलते एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी आज कई सारी रहेगी जिस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए आप ब्रोकरेज हाउसेज के रडार पर कौन से शेयर्स हैं ये एक बार समझ लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर ख्याति हमारे साथ जुड़ गई हैं। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताएं। सबसे पहले तो देखते हैं इंडियन ऑटो पे एक जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स ने बाकी पीवी और टू व्हीलर्स के सामने आउट परफॉर्म किया है। टाटा मोटर्स और एम&एम को टॉप पे किया है और इन दोनों कंपनी ने बाकी कंपनीज के सामने बेहतर परफॉर्म किया है। फिर देखते हैं सीएलएसए पे बायोकॉन ने सीएलएसए ने बायोकॉन पे बेचने की राय दिया है। लक्ष्य का है 310 रुपये का। विएट्रिस बायोसिमिलर एसिड के साथ करार किया है और ये जो डील हुई है उससे इंफ्रा कितना मजबूत कर पाएगा उसको देखने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं जेफरीज ने वरुण बेवरेज पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य का है 1470 रुपीज़ का। कुरकुरे पफकॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील किया है और डील से ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा असर कम रहेगा। आखिरी में देखते हैं सीएलएसए ने इंश्योरेंस पे एक रिपोर्ट दिया है। इसके हिसाब से सभी कंपनीज का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो रहा है और 6 महीने में लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 11 से 27% करेक्ट हुआ है। एसबीआई लाइफ टॉप पिक रहेगा और इसके अलावा मैक्स लाइफ और एचडीएफसी लाइफ भी पसंद है। ओके ख्याति, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इससे जुड़े अपडेट्स दिन भर में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लिया जाए। कमोडिटी मार्केट्स पर आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए हमने बात की चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता से। उनकी रिकमेंडेशंस यहाँ पर जो आई हैं आपको बता देते हैं। बेस मेटल्स में उन्होंने खरीदारी की राय दी है और साथ ही
बुलियन मार्केट में भी उनकी तरफ से खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स बेस मेटल्स और बुलियन मार्केट फिलहाल जो ग्लोबल कंडीशंस चल रही है उसके चलते एक कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रही है, जो लगातार बड़ी छलांग सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स में लगातार जो उछाल देख रहे हैं इसके चलते एल्यूमिनियम में एक बार खरीदारी के मौके सचिन का मानना है कि बाय कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं 282 के लेवल्स पर। अगर ये मिल जाए खरीदारी कीजिएगा। 285 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलें, 280 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं सिल्वर में एक मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय कॉल इनिशिएट करने की राय है 67,500 के लेवल्स पर। अगर ये मिल जाए तो एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से और ज्यादा तेजी के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। 69,000 के टारगेट्स को मानकर चलें, 67,000 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में खरीदारी के मौके देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक एलिवेटेड एक्शन है भी कमोडिटी मार्केट्स में जिसके चलते यहाँ पर जायज़ है कि यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी और ख़रीदारी के मौके ढूंढने भी चाहिए। लेकिन कमोडिटी कीमतों में लगातार तेज़ी की वजह से ऑटो कंपनियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ऑटो कंपनियों को इक्विपमेंट मुहैया कराने वाली कंपनियों के मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। क्या है इसका असर, कैसा असर पड़ता हुआ दिखेगा, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताएं। ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगे और ये ऑटो सेल्स नंबर्स की वजह से नहीं, जब बल्कि बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अब 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, ये सारी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है अगर एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रोडियम और पैलेडियम के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं। तो अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो उनका एक्सपोजर स्टील के खिलाफ ज़्यादा होता है, और जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके एक्सपोजर पैलेडियम, रोडियम और एल्यूमिनियम की तरफ ज़्यादा होता है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले थर्ड क्वार्टर से अगर हम अभी के प्राइसेस कंपेयर करेंगे तो सारे कमोडिटी की प्राइसेस सिवाय के स्टील प्राइसेस के बढ़ चुके हैं। स्टील के प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, बट अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो उसमें अराउंड 19% और 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर प्रेशियस मेटल जैसे कि पैलेडियम और रोडियम की बात करें तो उसमें 20% से अधिक का ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम करंट प्राइसेस को थर्ड क्वार्टर के एवरेज प्राइसेस से कंपेयर करें तो। अभी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी ऑटो कंपनीज की बढ़ जाएगी, बट खासकर ये 2 व्हीलर्स की बढ़ेगी क्योंकि एल्यूमिनियम और प्रेशियस मेटल की प्राइसेस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी अगर हम पिछले 5-6 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो पिछले 5-6 क्वार्टर में करीब 70 to 80% इंक्रीज हमें कमोडिटी प्राइसेस में देखने मिला है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए ऑटो कंपनीज ने प्राइस हाइक तो लिया था, बट वो प्राइस हाइक कॉम्पेंसेट नहीं था कि पूरा जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन कर पाया, और इसीलिए जो ग्रॉस मार्जिन है सेक्टर का वो करीब 500 to 600 बेसिस पॉइंट से गिर चुका है। अब अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो उन्होंने पिछले 18 महीने में करीब 5 से 6 बार प्राइस हाइक लिया है, बट उसके बावजूद हमें मार्जिन्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब IFL के हिसाब से आगे जाके 2 व्हीलर्स कंपनीज को करीब 2 to 2.5% का प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है अगर ये पूरा इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस पास ऑन करना चाहते हैं कंज्यूमर्स को। बट क्या ये प्राइस हाइक मुमकिन होगा, ये देखने लायक होगा, क्योंकि अगर प्राइस हाइक उन्होंने लिया तो वॉल्यूम और ग्रोथ पे इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो आगे जाके ये देखने की बात होगी कि कंपनीज क्या चूज़ करती है, वॉल्यूम ग्रोथ या मार्जिन एक्सपेंशन। ओके, तो क्लियरली कंपनी का फोकस वॉल्यूम ग्रोथ पर है या फिर मार्जिन एक्सपेंशन पर है, ये जानना होगा। ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें आने वाले दिनों में प्राइस हाइक्स के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो कमोडिटी कीमतों में लगातार तेज़ी है उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि ऑटोमोबाइल स्पेस पर पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है।